बारान रहमत आज न्यूज़ की सारी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सबा ये कैसी आवाज़ आ रही है तेल में से? शुर 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 शुर। क्या आपने रखा है ये वो पोटैटो चीज़ बॉल्स को डीप फ्राई कर रही हूँ। फाइनली तैयार हो गई ये? यस। और ये जो आपके सॉस था ये क्या था? ये भी तैयार ये हो गया? ना वो है टोमेटो ग्रेवी है बेसिकली। ठीक है। ताकि एक सालन का सा बेस मिल जाएगा ताकि आप रोटी के साथ खा सकें। ठीक है। और आज ये फाइनली हमें चाय पिलाएंगी। चाय बनाएंगी आज आप सहरी में? कि कौन सी चाय बनाएंगी आप? ये है मसाला चाय। मसाला चाय, ये कैसे बनती है भाई मसाला चाय? मसाला चाय बस आपने ये करना है कि मैंने अपनी अम्मी से सीखी है रेसिपी। तो उसमें अम्मी डालती हैं बादियान का फूल जो स्टैरनीस होता है, बिरयानी में भी डलता है, और दालचीनी और इलायची। क्या बात है। वैसे आपने खाना पकाना पहली दफ़ा किससे सीखा था? अम्मी से सीखा था? तो कुछ याद है आपने सीखा क्या था पहली दफ़ा? अम्मी बहुत छोटे से ही ना जैसे किचन में अपने साथ खड़ा कर लेती थी कि जो भी बन रहा है, फ़र्ज़ करें कुछ भी, दाल बन रही है, सब्ज़ी बन रही है, खागीना बन रहा है, चिकन बन रहा है, कुछ भी, तो अम्मी मुझे ले चलती थी किचन में कि आ जाओ और देखो कि मैं क्या कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि कुछ करो या कुछ सीख लो, लेकिन सिर्फ चलो, खड़ी हो जाओ, देखो कि क्या हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात होती है भाई, जितनी भी अम्मियाँ होती हैं उनको सिखाना चाहिए बच्चियों को। आजकल लड़कियों को हम सोचते हैं कि भाई खाना पकाना आता नहीं, खाना तो हमें पकाना आता ही नहीं है। खाना पकाना सीखें, अच्छी बात होती है। याद है बचपन में जो पहली डिश तैयार की थी वो कौन सी थी? नहीं याद हो? डिश याद नहीं है, लेकिन आज हम पियेंगे और आंटी की रेसिपी है तो देखेंगे आंटी की रेसिपी कैसी है। होपफुली अच्छी होगी। और चाय जो है मसाला चाय, इसमें जो उन्होंने चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल हम पी के देखेंगे। इस वक्त हमारी नशिस्त पे हमारे एक और मेहमान ने हमें भी ज्वाइन किया है। ताजर बरादरी से इनका ताल्लुक़ है, समाजी कामों में भी इनका बड़ा नाम है। आप इनको पहले भी हमारी नशिस्त में देख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब खान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप खान जी? ठीक हैं, अल्लाह का लाख लाख करम, आपकी दुआएं। खान जी क्या चल रहा है ये बताएं। रमज़ानों में आपका माशाल्लाह हम देख रहे होते हैं सोशल वर्क भी चल रहा होता है, क्या मसरूफियात हैं आजकल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कि आप तमाम अफराद को रमज़ान मुबारक। इसके साथ साथ आपका बहुत शुक्रिया, आज न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि हमें हर साल ही बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में और हम अपने व्यूज़ देते हैं लोगों को। लेकिन जी मैंने सन 2014 में, जैसे पहले भी बताया, अपने वालिद साहब के नाम पे एक ट्रस्ट बनाया, उसका नाम है हाजी सलीम खान ट्रस्ट। और सन 2017 में उसके तहत एक हॉस्पिटल कायम किया जो कि मंगो पीर की एक पसमानदा इलाके में मौजूद है। और अभी वो माशाल्लाह 30 बेड का एक जनरल हॉस्पिटल 5 साल में तैयार हो चुका है। और हम वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम नीडी लोगों की हर किस्म का इलाज होता है। वहाँ पे गायनी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और फ्री ऑफ कॉस्ट विद मेडिसन हम तमाम डिज़र्विंग लोगों का इलाज करते हैं। और वो एक ऐसा इलाका है मंगो पीर का कि वहाँ पे ना सड़क है, ना पानी है, ना बिजली है, गैस भी नहीं है, कोई बुनियादी सहूलत वहाँ पे मौजूद नहीं है। हालांकि अरबों खरबों रुपए का कारोबार होता है, मार्बल के वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, मगर वहाँ पे सेहत की सहूलत तो दूर दूर तक। मेरा हॉस्पिटल जो है मंगो पीर में पख्तूनाबाद में है, उसके चारों तरफ अतराफ़ में कहीं भी कोई भी हॉस्पिटल है ही नहीं। अच्छा। बिल्कुल वहाँ पे हॉस्पिटलों का नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं क्यों गवर्नमेंट को और बाबा इख्तियार को कभी वहाँ का एहसास नहीं हुआ। एक मंगो पीर बाबा का मज़ार है, उसके बराबर में एक डिस्पेंसरी है गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट के तहत, वो भी अरसे दराज से बंद है। तो सेहत का बहुत फुकतान है वहाँ पे, एक उसकी एक्टिविटी रहती है। और फिर रमज़ान आपको पता है एक बाबरकत महीना है, बरकतें समेटने का महीना है। तो हम हाजी सलीम खान ट्रस्ट की तरफ से एक लाइव अफ्तार करते हैं सड़क पे, जो कि अरसे तकरीबन 20-21 साल से चल रहा है। उसका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना सा है कि जो लोग अपने घरों को नहीं पहुंच पाते, सड़क में किसी वजह से, ट्रैफिक से या किसी भी वजह से अपने घरों से दूर हैं, तो उनको इज़्ज़त एहतराम के साथ सड़क के बराबर में ही हमने एक लाइव अफ्तार लगाया होता है। और वहाँ पे हम अफ्तार का सिलसिला जारी व सारी है 20-21 साल से। और आप यकीन करें इतना मज़ा आता है। आप भी माशाल्लाह अफ्तार का सिलसिला चलाते हैं, मैंने देखा है आपका। ये ऐसा काम है कि जब आप लोगों को अफ्तार कराते हैं तो बहुत एक दिल से खुशी होती है, आपको एक एहसास होता है, क्योंकि आपका अपना भी रोज़ा होता है। और रोज़े में जो कैफियत होती है, फिर आखिर टाइम की जो कैफियत होती है, वो एक अजीब सी कैफियत होती है। अच्छा शुएब भाई, जैसे कि आपने बात की अस्पताल के हवाले से, हम बात भी आज सेहत के हवाले से कर रहे हैं कि सेहत एक नेमत है। क्या देखते हैं लोगों के पास? हमारे यहाँ एक बड़ा अफसोसनाक लम्हा तब होता है कि जब इंसान के पास पैसे नहीं होते और उसके यहाँ किसी की बीमारी हो जाती है या कोई ऐसी चीज़ डॉक्टर बता देते हैं कि जिसमें इलाज में बहुत ख़र्चा आता है, और ये एक बड़ा अलमिया है। इस वजह से क्या एक आप लोगों ने इस चीज़ की तरफ आए आप हॉस्पिटल? देखिए जी, मैंने तो जब ये वालिद साहब के नाम पे ट्रस्ट बनाया तो मैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में घूमता था। मेरा एम यही था कि मुझे हॉस्पिटल बनाना है
तो मैंने मंगो पीर के इस इलाके का पख्तूनाबाद का इंतखाब इसीलिए किया कि इसके चारों अतराफ़ में 2-2, 3-3 किलोमीटर तक दूर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। अगर कोई है भी तो वो क्रॉप डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं, और छोटी छोटी सी क्लिनिक है, और दाई मासियों ने और जो अताई डॉक्टर वगैरह जो सिलसिला है वो बिल्कुल ना ऐसे फ़िरौनों की तरह बिहेव करते हैं लोगों के साथ कि अल्लाह माफ़ करे। देखिए बात ये नहीं है, हॉस्पिटल है, उसने सेहत की सहूलत देनी है, आपसे पैसे लेने हैं, कम से कम वहाँ पे MBBS डॉक्टर तो हो ना जो आपको ट्रीट करे। बिल्कुल। तो हमारे उस इलाके में बड़ा फुकदान है। मैं आपके चैनल के तवज्जो से अरबाब इख्तियार और सेहत के जितने भी इदारे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मंगो पीर के इलाके में छापे मारें, देखें वहाँ पे कौन कौन से हॉस्पिटल हैं, क्या काम कर रहे हैं, और जो गली कूचों में लोगों ने क्लिनिकें खोली हुई हैं उनको देखें कि वो किस तरीके से आवाम की सेहत का और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। कि इंसान बीमार होकर जाता है तो उसको तो कम से कम ट्रीटमेंट तो ठीक मिले। अच्छा शुएब भाई, आपके हॉस्पिटल में जैसे कि आपने बताया है कि सारे ऑलमोस्ट ट्रीटमेंट्स होते हैं, डेंटल के भी मैंने आप लोगों के देखे हैं, क्योंकि बड़ा एक एक्सपेंसिव वो होता है डेंटल का। अगर किसी को दांतों के अमराज हो जाएं तो वो कैंप्स भी आप लोग लगाते हैं, तो उसमें हेल्प करते हैं लोगों की? जी, इसमें ऐसा सिलसिला है कि मैं अरसे 5 साल से हर महीने एक फ्री मेडिकल कैंप लगाता हूँ। उसमें हमारे यहाँ दांतों की भी सहूलत होती है, मोतिया के फ्री ऑपरेशन होते हैं आँखों के, और एक बीमारी आजकल बहुत आम हो गई है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पैदाइशी होंठ और तालू जुड़े होते हैं, होंठ कटे होते हैं और तालू जुड़े हुए होते हैं, तो उसकी प्लास्टिक सर्जरी होती है, और वो भी एक बहुत महंगा इलाज है। हम हर महीने ही उसकी बुकिंग करते हैं, और फिर 1 महीने के अंदर अंदर उन तमाम लोगों को हर महीने आलमोस्ट तकरीबन 100 से अबव हम मोतिया के ऑपरेशन बुक करके करवाते हैं। और ये होंठ कटे तालू कटे अभी रिसेंटली हमने सिलसिला शुरू किया है, तो कोशिश करते हैं इसके भी 4-5 केसेस जो है ना, आप यकीन करें जब इस किस्म का बच्चा पैदा होता है ना जिसके होंठ कटे हो, तालू जुड़े हुए हों, सिवाय माँ के उस बच्चे को कोई हाथ नहीं लगाता। उसकी इतनी हैबतनाक शक्ल होती है कि अपने छोटे बहन भाई या बड़े बहन भाई भी उसके करीब नहीं जाते, बहुत हैबतनाक शक्ल होती है। और वही बच्चा जब प्लास्टिक सर्जरी के तहत ठीक हो के जब हम उसको अपनी माँ के सामने पेश करते हैं, आप यकीन करें वो बच्चा या बच्ची ऐसी हो जाती है कि आप कहेंगे इसको शोकेस में रख लें, इतनी खूबसूरत बन के निकल के आती है। और उस टाइम पे उस माँ का आप सोच नहीं सकते कि उसके दिल से कितनी दुआ निकलती है कि मेरा बच्चा कैसा था और अब कैसा हो के आया। तो इस सिलसिले में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पे प्लास्टिक सर्जन जो हैं बहुत कॉस्टली हैं, और ये सर्जरी भी बहुत कॉस्टली होती है। तो इंशाल्लाह सिलसिले को जारी व सारी रखेंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बिल्कुल कामयाब करे। और ये वाकई जो एक इंसान की खिदमत करना होता है, और किसी को सेहत, ज़ाहिर सेहत तो अल्लाह देता है, लेकिन उसका इलाज कराना ये भी एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमारे यहाँ ये होती है कि कुछ खाने की चीज़ें हराम होती हैं, कुछ हलाल होती हैं। अक्सर लोग एक सवाल करते हैं कि भाई तमाम चीज़ें बनाई तो अल्लाह नहीं है, तो फिर हराम और हलाल का कॉन्सेप्ट, इसकी ज़रा सा रोशनाई फरमाइएगा। अहम सवाल है, क्योंकि देखिए बेशक हर चीज़ अल्लाह ने कायनात की बनाई, और ये भी फरमा दिया कि ये सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है। यानी दुनिया में कोई चीज़ भी ऐसी नहीं है जो हमारे लिए नहीं बनाई, मगर उसमें फ़र्क सिर्फ इतना है कि देखिए हर चीज़ का अलग अलग मकसद है। जैसे कुरान पाक में हम सूरह अनाम में पढ़ रहे हैं, या हम सूरह नीसा में देखते हैं, सूरह मायदा में देखते हैं, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने जहाँ अपनी नेमतों का तज़किरा किया, फिर जहाँ पर अल्लाह ताला ने स्पेशली जानवरों का जिक्र किया कि जो जानवर तुम्हारे लिए हलाल किए गए, तो फिर उसमें साथ ये भी फरमा दिया कि कुछ का तुम गोश्त खाते हो, कुछ पर तुम सवारियाँ करते हो, कुछ को तुम हिफाजत के लिए रखते हो, कुछ की खालों से तुम अपना लिबास या खैमे तैयार करते हो। तो दरअसल कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं सब के डिफरेंट यूजेस हैं, डिफरेंट मसरफ़ हैं। अब उसमें से जो खाने के लिए हैं तो उसके लिए फरमा दिया, या अय्युहन्नासु कुलू वशरबू हलालन तय्यबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, कि ए लोगो हलाल और तैयब खाओ और शैतान के कदमों पे ना चलो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। तो हलाल और तैयब से मुराद देखिए एक हलालन और दूसरा तय्यबन, कि वो इट्सेल्फ हलाल भी हो और उसके जो सोर्सेज हैं, या जिस तरह हम कहते हैं उसको हासिल जिस तरह किया गया, उसको जिस तरह पकाया गया तो उसको हम नजिस ना कर लें। कई चीज़ें ऐसी हैं जो हलाल हैं लेकिन उसको प्रोसेस करके, जैसे अभी हमने अल्कोहल की बात की है कि उसको वो ग्रेप से बन रही है या वो हलाल फलों से बन रही है, लेकिन उसको आपने इस तरह से उसमें मिलावट करके और उसके आज़ा को ऐसा कर दिया कि अब वो हराम हो गई। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए हलाल और तैयब है उसी में सेहत है। अच्छा, एक चीज़ होती है इसलिए उसको हलाल कहा गया। पान होता है, छालिया होती है, फिर अलग मार्केट में जो इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, गुटके आए हुए होते हैं,
क्या इसका इस्तेमाल करना, क्योंकि देखें उसमें कोई हराम चीज़ नहीं है, वो सेहत को नुकसान पहुंचा रही है लेकिन हराम कोई ऐसा एलिमेंट नहीं डला हुआ, तो क्या ये खाना गुनाह के ज़मरे में आएगा? अच्छा, ये इसको इस तरह रिलेट किया जा सकता है, इवन स्मोकिंग भी अगर मैं इसमें इंक्लूड कर लूँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए इसमें आपने बहुत से उलमा की राय सुनी होगी कि वो सिगरेट नोशी को हराम का दर्जा भी दे रहे हैं। कुछ कहते हैं कि मकरूह है, कुछ कहते हैं कि जो आपके पास से अगर टोबैको की बदबू आती है या कोई भी ऐसी बदबू आती है जिसकी वजह से फरिश्ते आपके करीब नहीं आते, डिफरेंट बातें। देखिए अब इसको मैं कुरान की आयत से अगर रिलेट करूँ कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया वला तुल्कू बि ऐदिकुम इला तहलुका, के अपने आप को अपने हाथों से हलाकत या तबाही की तरफ मत ले जाओ। तो हर वो चीज़ XYZ जो भी चीज़ है, अगर उसका मुस्तकिल इस्तेमाल या उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आपको ऐसे थ्रेट है हेल्थ के लिए, या वो बीमार करता है या वो नुकसान पहुंचाता है, तो फिर उसको मना ही किया जाएगा, उसको पसंद नहीं किया जाएगा। ये जो गुटखा है और ये जो ऐसी कई किस्म की छालियाँ हैं, इसके ऊपर आप उसके प्रोसेस होने का, उसके बनने का, उसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उसका ख्याल करें। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से हर वो चीज़ जो सेहत के लिए मुज़िर है, जो नुकसान पहुंचाती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, अब आप सोचें अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी सेहत की फ़िक्र ना होती तो अभी माह रमज़ान की मैं बात करती हूँ कि रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए गए और उसकी फ़र्जियत की अहमियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर भी फरमाया कि अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो तो रोज़े मत रखो, कज़ा करो। अगर ऐसी बात ना होती कि अल्लाह को हमारी सेहत की फ़िक्र ना होती या इसकी अहमियत ना होती तो अल्लाह ताला फरमाते रोज़ा रखो, मर जाओगे तो तुम्हें शहादत का रुतबा मिल जाएगा। या जो बीमार हैं या जो ज़ईफ़ हैं उनको मना किया गया कि आप रोज़ा ना रखें, फ़िदिया अदा कर दें अगर आप रोज़े रख ही नहीं सकते। तो हम अपने आप को अपने हाथों से हलाकत की तरफ ले जा रहे हैं और ये तो लाइफ थ्रेटनिंग है। इसको तो फिर इसीलिए बाज़ उलमा ने हराम के दर्जे में रख दिया, क्योंकि इससे इतनी तरह के कैंसर हो रहे हैं। अभी कल परसों एक खातून बता रही थी, वो ट्रीट करती हैं कि गुटखा वगैरह खाने से और स्मोकिंग से जो कैंसर हो रहे हैं वो फिर बार बार आता है, ऑपरेशन के बाद भी वो विद इन 2 इयर्स वो बंदा मर जाता है अगर एक दफ़ा उसको। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे और उस पर काफ़ी प्रोग्राम्स भी किए गए हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दी गई है, तो उसका इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़ाहिर है वो आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक है। सुहेल भाई, हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, तो ये एक पूरा सब्जेक्ट है। लोगों ने इसको ये बनाया है कि बस 2 महीने के लिए जिम जाना है, शायद 2 महीने पता नहीं कौन सा तीर मान लेंगे, 2 महीने में बॉडी बना लेंगे। अभी जब हमारी ब्रेक में बात हो रही थी तो आपने कहा कि एक्सरसाइज 3 दिन करें या 4 दिन करें, इसकी साइंस बताएं कि लोग तो कहते हैं पूरे हफ्ते करें, रोज़ाना करनी है, ये क्या चीज़ है? देखिए एक्सरसाइज जो है ना वो हर बंदे की एक अलग है, ये बहुत बड़ी साइंस है, मकसद इसको चंद प्रोग्राम में भी नहीं समझा सकते। तो मुख्तसरन मैं समझाऊंगा। एक तो ये कि आपने जो एक्सरसाइज की ना, पहली बात ये कि आप अपना रूटीन देखना और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। अब अगर मैं फिटनेस के लिए कर रहा हूँ तो मेरी एक्सरसाइज डाइट अलग है, मैंने वेट गेन करना है तो अलग है, मैंने वेट रिड्यूस करना अलग है, मैंने मसल गेन करना है, मैंने अपने आप को मस्क्यूलर करना है, तो उन सब की एक्सरसाइज डाइट सब अलग होती है। तो अब सबसे बड़ी चीज़ जब हम मसल गेन पे आते हैं, जो नॉर्मली जिम समझे 60% लोग मसल गेन करने जाते हैं, ठीक है। तो इसकी जो साइंस है जो लिखी हुई है, ये जो मेरे वालिद ने नहीं बताई थी, ये पढ़ी हुई है, पढ़ेंगे जाके आपको नेट पर और किताबों में मिल जाएगी। आपने 2.25 घंटे पूरे हफ्ते में वेट ट्रेनिंग करनी है, 2.25 घंटे, ठीक है। अब वो 2.25 घंटे एक्सरसाइज हो, ऐसे तो लोग 2.25 घंटे एक दिन में भी करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आधा घंटा भी नहीं होती, बाकी बातें होती हैं, ठीक है। अगर तो आप वाकई एक्सरसाइज करने चाहते हैं, 2.25 घंटे जो है वो आपने अपने, अब वो आप 2.25 घंटे के तकरीबन 165 या मिनट बनते हैं, वो पूरे 2.25 घंटे के आपके 165 मिनट को आप डिवाइडेड बाय 3 कर दें तो वो आपका निकल आएगा कि आपको तकरीबन 1.25 घंटा हो गया। डिवाइडेड बाय 4 कर दें तो तकरीबन 1 घंटे पे आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो वो 45 मिनट आएगा या 30-35 मिनट आएगा। आपने उतनी देर एक्सरसाइज करनी, लेकिन वो टाइम सिर्फ एक्सरसाइज हो, मोबाइल या बातों में ना लगे हुए हो, तो आपकी ग्रोथ होगी। अच्छा, बहुत से लोग जाते हैं बहुत घंटों एक्सरसाइज करते, समझते हैं हमारे मसल्स बन जाएंगे, हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे हम बहुत जल्दी। ये ऐसे ही मिसाल है कि एक बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ रहा और आखिरी इम्तिहानों से 3 दिन बैठ गए, वो 24 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, तो वो टॉप नहीं कर सकता, शायद पास हो जाए वो। बिल्कुल, ये एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है कि हम भी जब शुरू में गए थे तो ज़ाहिर इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, बस ये होता है कि बस जाओ वेट उठाते रहो, उसमें भी एक पूरी साइंस है। वो सुहेल भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि
चंद प्रोग्रामों में भी आप इसको नहीं बताते, क्योंकि उसके तरीके होते हैं, एंगल होते हैं, ट्रेनर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो लोग कहते हैं ना कि जी हम 2 महीने बॉडी बना लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें टाइम चाहिए होता है। और जैसे कि उन्होंने बताया कि पूरे हफ्ते में कितनी देर करनी चाहिए, ये तमाम उन लोगों के लिए हैं जो अभी जिम जा रहे हैं। आपकी जानिब आते हैं, आप ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन भी हैं। क्या इस वक्त मुस्तकबिल है? हमें अब CNG की लाइन्स क्यों नहीं नज़र आ रही हैं जो लाइन्स लगती थी? कि आप CNG का बिज़नेस ख़त्म होता जा रहा है? ख़त्म नहीं जी, आलमोस्ट में दफन हो गया है CNG का बिज़नेस। देखिए, मुशर्रफ दौर में ये कारोबार के लिए हमें बुलाया गया और हमसे ज़ाहिर है हम किसी सियासी गवर्नमेंट से तो कोई वो नहीं करते ना। रियासत पाकिस्तान से हमारा मुआहिदा हुआ कि आपको अनइंटरप्ट गैस मिलेगी और हमेशा CNG और पेट्रोल में 30-70 का रेशो रहेगा, मतलब CNG सस्ती रहेगी। फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को CNG पे लाया गया ज़बरदस्ती। ज़ाहिर है ज़रूरत थी उस वक्त की। और सबसे बड़ी बात CNG की वजह से ना पेट्रोल के इंपोर्ट बिल में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सहूलत मिलती थी। ज़्यादा CNG की खपत थी। हम अपने पीक टाइम में सिर्फ सिंध की अगर हम बात करें तो 105-110 MMCFD गैस यूज़ करते थे। हमें अभी रिसेंटली 1 दिसंबर 2021 से लेके 15 फरवरी 2.5 महीने के लिए बंद कर दिया गया। जिससे ज़ाहिर है 2.5 महीने कोई आदमी गाड़ी कैसे रोक के रखेगा। और फिर उस पर सही किस्मत ये कि हम लोकल गैस इस्तेमाल करते थे। 2020 जून में हमसे कहा गया कि जी चूँकि लोकल गैस इंतहाई महदूद हो गई है और ये घरों की ज़रूरत है, घरों में देनी है, फलाना है, ढिमकाना है, और हमसे इस वादे से कि आइंदा आपकी कोई लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी। उस वक्त 4 दिन CNG स्टेशन खुलते थे, 3 दिन बंद होते थे। हम उससे खुश थे, अल्टरनेट डे खुलते थे। फिर हमें LNG पे ले आया, जो कि उस वक्त बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है। LNG दरामद होती है बाहर से, है गैस ही मगर बाहर से दरामद होती है, लिक्विड फॉर्म में आती है, उसको फिर गैस करके लेके आते हैं। हम उस पर शिफ्ट हो गए। हमने कहा ठीक है यार, कौमी मफाद में हम लोकल गैस छोड़ते हैं, हमें CNG दी जाए। वो थोड़े ही अरसे हमें दे सके, उसके बाद फिर लोड शेडिंग। आप मुझे बताएं, हमारा रॉ मटेरियल जो है वो सिर्फ गैस है। अब जब आप रॉ मटेरियल नहीं देंगे, मैं किस तरह किसी बंदे को कहूँ कि यार आज आप जो है ना 2.5 महीने के लिए गाड़ी बंद कर दें, 2.5 महीने बाद आना, फिर मैं तुम्हें गैस दूँगा। और 2.5 महीने हमारा स्टाफ क्या करेगा? उसको तनख्वाह कौन देगा? उसकी बाकी लवाजमात कौन करेगा? अच्छा, इसकी वजह ये तो नहीं थी कि खान जी बहुत सारे CNG पंप्स खुल गए थे? रीज़न क्या हुआ? शॉर्टेज क्यों हुई फिर? शॉर्टेज देखिए कोई ज़्यादा नहीं खुले। जब ये कारोबार शुरू हुआ मुशर्रफ दौर में, तो उस वक्त तकरीबन 8,300 CNG स्टेशनों को पूरे पाकिस्तान में लाइसेंस मिले। उसमें सिर्फ 3,200 बने, बाकी नहीं बने। फरवरी 2008 में इस पर बैन लग गया कि भाई इसके बाद कोई CNG स्टेशन नहीं बनेगा। कोई CNG स्टेशन ज़्यादा नहीं थे। अगर ज़्यादा होते तो आपको इतनी लंबी लंबी कतारें क्यों नज़र आती? जो लोग CNG भराने के लिए इतनी लंबी तवील वो करते थे, वो ना करते, हर जगह से जाके ले लेते। और लोगों ने तो अपने जेवर बेच के, कारोबार बेच के, बैंक से लोन लेके, अपने मकान तोड़ के, अपनी दुकानें तोड़ के CNG स्टेशन लगाया, सिर्फ रियासत पाकिस्तान के वादे पे। अभी कितना लॉस आप देख रहे हैं कि इसकी वजह से कितना लॉस हुआ है? जितने भी CNG एसोसिएशन वाले हैं जिन्होंने अपने पंप्स लिए, ज़ाहिर एक इन्वेस्टमेंट होती है, मशीनरी, जगह, लॉस क्या देख रहे हैं आप अंदाजे के इस कारोबार से तकरीबन 4 लाख लोग वाबस्ता थे पूरे पाकिस्तान में। वो सब के सब बेरोज़गार हो गए। अच्छा, उसमें जो CNG की मेंटेनेंस करने वाले लोग होते हैं, पार्ट्स के काम करते हैं, मैकेनिक होते हैं, वो अलग हैं। रश का ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उन सबको अगर मिलाया जाए तो ये कितना ह्यूज है। ये रियासत पाकिस्तान जिससे अभी हमारी जान छूट गई है, ये तो आई थी 1 करोड़ नौकरियां देने और पता नहीं कितने घर देने के लिए। तो ये तो इन्होंने करोड़ों लोगों को बेरोज़गार किया। ठीक है, कोरोना आया, सब कुछ हुआ, हम सब कुछ मानते हैं, मगर कारोबार करने दिया जाए सर तो पाकिस्तान में, खुसूसन कराची में इतना पोटेंशियल है, हम कारोबार करना जानते हैं, मगर हमें हमारा रॉ मटेरियल तो दें। इस टाइम पे आप देखें पूरी दुनिया में 2 जंगें हो चुकी हैं, आलमी जंगें पानी पे, ठीक है, तीसरी आलमी जंग भी पानी पे ही होगी। पाकिस्तान और इस जैसे बहुत सारे ममालिक में जंगें हो रही हैं गैस के उसूल पे। ये गैस कहाँ चली गई? अच्छा शोएब भाई, जैसे इस वक्त पे पूरी दुनिया में ही हम देख रहे हैं अलग अलग जगह पे मुख्तलिफ चीज़ों पे क्राइसिस आ रहे हैं। जो आप लोगों की फील्ड है, जैसे CNG भी है, आपके पेट्रोल पंप्स भी हैं, तो उनका फ्यूचर भी आप आगे क्या देख रहे हैं? क्योंकि पेट्रोल भी बहुत महंगा हो रहा है, उस पर भी एक नई टेंशन शुरू हो रही है, उसका फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप? लेकिन जी CNG का तो कोई फ्यूचर नहीं है। इसको ऑलमोस्ट ये लोग दफन कर चुके हैं इस बिज़नेस को। और हमारी जो मशीनें अभी तीन डब्बे में बिकेंगी और जो इससे वाबस्ता लोग थे वो सब फारिग हो गए। मतलब समझ लें अभी उन सबको एक नया कारोबार ग्रोथ करने के लिए ठीक ठाक एक अमाउंट चाहिए होता है।
एक कारोबार को स्टेबल करने के लिए। और जब ऐसे हालात रहे, हमारी टोटल सर 20 से 21 साल मुद्दत है, 20-21 साल में हम स्टेबल होना शुरू हुए और हमें जड़ से ख़त्म कर दिया, हमारा रॉ मटेरियल हमसे छीन लिया गया। और देखिए पाकिस्तान के इतने बड़े बड़े इदारे हैं, सबको सब्सिडी दी जाती है, PIO को देते हैं और जितने स्टील मिल को देते हैं, SSGC, SNG, हर इदारे को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको सांस लेने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए वो देते हैं, सब्सिडी देते हैं। कभी CNG स्टेशन को सब्सिडी नहीं दी। सबसे ज़्यादा टैरिफ हम देते हैं, गैस के मुख्तलिफ टैरिफ हैं, घरेलुओं का कुछ और, कमर्शियल का कुछ और, कैप्टिव पावर का कुछ और, एनर्जी का कुछ और ये जो फैक्ट्रियाँ इनका कुछ और, सबसे हाईएस्ट टैरिफ तो हमारा आपकी था। गवर्नमेंट ऑफिशियल से कभी बात नहीं होती? कभी बात हुई तो उनका क्या मौक़िफ़ था? उनका मौक़िफ़ भी बताएं, आप लोगों का क्या मौक़िफ़ था? सर देखें, हमारे मुल्क में अरसे दराज से एनर्जी क्राइसिस है, ठीक है। उस एनर्जी क्राइसिस में गैस भी आती है, पेट्रोल भी आता है, उसमें बिजली भी आती है। ये गवर्नमेंट जो अभी जा चुकी है, अल्लाह पाक इनको सबक दे, इनका इंटरेस्ट ही नहीं था एनर्जी क्राइसिस को ख़त्म करने में। एनर्जी क्राइसिस सर हर पूरी दुनिया में मुख्तलिफ अदवार में लोगों पे आते हैं, गवर्नमेंट उसका कोई ना कोई हल निकालती है। उसके हल के तहत जो पिछली गवर्नमेंट थी नून लीग की, उन्होंने 2 टर्मिनल बनाए, 5 बनने थे जिससे दरामदी गैस आती है। वो 3.5 साल, पौने 4 साल में वो बाकी 3 टर्मिनल नहीं बने। वो बन जाते तो आज हमारे यहाँ गैस वाफिर मकदार में होती और अल्लाह के फजल करम से ठेलों और पान के ठेलों पे बिक्री होती, अगर ये 3 टर्मिनल बन जाएं। क्योंकि सर एनर्जी क्राइसिस ये मेन रिसोर्सेज है किसी भी कारोबार के लिए, बिजली, गैस, रॉ मटेरियल। जब आप यही नहीं देंगे किस तरह कारोबार चलेगा? बांग्लादेश जैसी गवर्नमेंट हमें बुलाती है, हमारे सर CNG इस्तेमाल करने में पाकिस्तान नंबर 1 था पूरी दुनिया में। वो एक वाहिद एजाज़ पाकिस्तान के पास था कि पाकिस्तान जो CNG है गाड़ियों में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में पाकिस्तान यूज़ करता है। और वहीं वो से खत्म एक हो गई। एजाज़ भी ख़त्म कर दिया, ख़त्म किया सर, जड़ से ख़त्म कर बिल्कुल दिया। जी, ये बड़े एक वैसे अफसोस की बात है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट अपने रीजंस देगी और ज़ाहिर है कोई बात भी हुई होगी, लेकिन जो सबसे अफसोसनाक बात है वो ये है कि 4.5 लाख लोग बेरोज़गार हो गए और ये एक बड़ा इशू है, बहुत बड़ा अलमिया है। हम स्ट्रीट क्राइम्स देखते हैं, हम दूसरे वाक़यात देखते हैं, उसके रीजंस यही होते हैं कि लोग बेरोज़गार हो जाते हैं, वैसे ही पैसे नहीं है, फिर बेरोज़गार हो जाते हैं तो फिर क्या करेंगे? तो ये एक बड़ा अहम इशू था, इस वजह से हमने इनसे बात भी करी इसके ऊपर। या वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद